हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं उस टॉपिक में मेनली हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे और हाइपोथैलेमस के बारे में, जो कैसे ये हार्मोन को सिक्रिएट करता है और कैसे ये रेगुलेट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है। एक मेजर रेगुलेटर होता है। ये किसकी मदद से काम करता है? तो हाइपोथैलेमस की मदद से काम करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या करता है? पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है या इनहिबिट करता है। और पिट्यूटरी क्या होता है? बाकी ऑर्गन को रेगुलेट करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा गया है। चलिए आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के एनाटोमी में। ठीक है, एनाटोमी में पहले ये प्रेजेंट कहाँ होता है? तो ये प्रेजेंट होता है स्फेनॉइड बोन में। याद रखिएगा कहाँ पर? स्फेनॉइड बोन में। तो स्फेनॉइड बोन में कहाँ पे? तो सैडल शेप कैविटी। कैसा? सैडल शेप कैविटी में। ठीक है, जिसको सेला तर्किका भी कहा गया है। ये याद हो गया कि ये पाया कहाँ पे जाता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? इसका जो बोनिया स्ट्रक्चर होता है वो सराउंडेड होता है पिट्यूटरी से। अब कहाँ कैसे? तो पिट्यूटरी से सराउंडेड होता है कैसे? बायलेटरली और इन्फीरियरली। मतलब जो स्फेनॉइड बोन है वो दोनों तरफ और नीचे पाया जाता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? दूरा। दूरा कहाँ पे पाया जाता है? रूफ ऑफ द सेला। मतलब कि दोनों तरफ क्या है? दोनों तरफ पाया जाएगा स्फेनॉइड बोन, इन्फीरियर भी स्फेनॉइड बोन, और जो ऊपर है रूफ वो क्या से रहेगा? तो दूरा से। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक्स्ट्राड्यूरल में आता है। ठीक है, ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से। अब ये तो हो गया कि इसका एनाटोमी। तो ये हाइपोथैलेमस इसको कैसे रेगुलेट करता है? तो पिट्यूटरी क्या होता है? हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होता है एक अस्ताल के द्वारा। उस अस्ताल का नाम है इनफंडिबुलम। अब क्या है? जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो दो लोब में बटा हुआ होता है, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। इसका एम्ब्रायोलॉजी देखते हैं। तो जैसा कि हमें पता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये ओरिजिनेट होता है रैट के पॉज से। ये वीडियो, इसका एम्ब्रायोलॉजी का वीडियो मैंने बहुत अच्छे से एक अलग सेपरेट टॉपिक में बताया है। अगर आपको समझना है तो वहाँ जाके समझ सकते हैं। ठीक है, रैट के पॉज क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन होता है कहाँ पे? तो ओरल इक्टोडर्म में। बाद में ये क्या होता है? बाद में कब? तो 6 वीक का क्वेस्टेशन में ये क्या होता है? सेपरेट हो जाता है। इसका कनेक्शन टोटली क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है। और फिर वो क्या करता है? हाइपोथैलेमस से अटैच होता है एक अस्ताल के द्वारा। और जब ये क्या करता है? जब उससे अटैच होता है ना अस्ताल के द्वारा, मान लीजिए ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी है। ठीक है, ये अस्ताल से अटैच हो रहा है हाइपोथैलेमस में। जैसे जैसे ये अस्ताल से अटैच हो रहा है वैसे से डाउनवर्ड एक्सटेंशन हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद ये डाउनवर्ड एक्सटेंशन हो गया, जहाँ पर इसको जाना है वहाँ पर जाके ये फिक्स हो गया। कहाँ पर? तो स्फेनॉइड बोन के सेला तर्किका में। ठीक है, अब क्या कह रहा है? अगर ये कनेक्शन नहीं हुआ पूरी तरह खत्म तो क्या होगा? क्रैनियोफैरिंजियोमा होगा। डिजीज का नाम क्या है? क्रैनियोफैरिंजियोमाज। ये डिजीज नहीं है, एक ट्यूमर है। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्यूमर है उस एरिया का। यहाँ तक तो समझ गए। अब क्या आ रहा है? वेस्कुलर सप्लाई। तो जहाँ तक कि हमें पता है इसमें दो लोब होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। इसका दूसरा नाम क्या है? हाइपोफाइसिस नाम है। ठीक है, तो इसमें जो मेन होगा वो क्या होगा? हाइपोफाइसिस आल्ट्री होगा। ठीक है, तो वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? वो ओरिजिनेट होता है इंटरनल कैरोटिड से। ठीक है, तो इंटरनल कैरोटिड के ब्रांचेज होते हैं इन्फीरियर, मिडिल और सुपीरियर हाइपोफाइसियल आल्ट्री। अब क्या कह रहा है कि ये तो समझ गए कि हाइपोफाइसियल आल्ट्री जो कैरोटिड से निकलता है उससे इसका ब्लड सप्लाई होता है। लेकिन ये पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस में जो कनेक्शन होता है उसका क्या होता है? तो उसमें एक यूनिक कनेक्शन होता है जिसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पोर्टल वेनस सिस्टम। इसके थ्रू क्या करता है? हाइपोथैलेमिक डिलीवर करता है हार्मोन। कहाँ पर? तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। ठीक है, अब एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन क्या करता है? ये सेक्रिएट करता है सेकेंडरी प्लेक्सस ऑफ द पोर्टल वेन में। कहाँ से ड्रेन करके? तो ड्यूरल वेनस साइनस से। ठीक है, एंटीरियर में तो समझ गए क्या होता है। तो मेन जो होता है वो सुपीरियर हाइपोफाइसियल आल्ट्री होता है। और पोस्टीरियर में तो मेनली तीनों होता है, सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर। ठीक है, अब एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में पता है कि ये 80% पाया जाता है। पूरे लोब में 80% एंटीरियर पिट्यूटरी पाया जाता है। ठीक है, अब ये डेराइव करता है किसको? तो 5 सेल टाइप को, जिससे 6 हार्मोन डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, कितने सेल टाइप? 5 सेल टाइप, जिसमें से कितने पेप्टाइड हार्मोन डेवलप्ड होते हैं? 6 पेप्टाइड हार्मोन।
तो ये जो 5 सेल टाइप है वो कौन सा है? पहला सोमैटोट्रोप्स, दूसरा लैक्टोट्रोप्स, तीसरा टायरोट्रोप्स, चौथा कॉर्टिकोट्रोप्स, पांचवा गोनैडोट्रोप्स। ठीक है, तो सेल तो हो गए। अब देखिए सेल 5 हो गए। अब 6 पेप्टाइड ये कैसे करता है? तो सोमैटोट्रोप्स क्या प्रोड्यूस करता है? तो ग्रोथ हार्मोन था 1 पेप्टाइड, लैक्टोट्रोप्स प्रोलैक्टिन 2 पेप्टाइड, टायरोट्रोप्स तो ये क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन 3 पेप्टाइड, कॉर्टिकोट्रोप्स तो किसको रिलीज करता है? तो एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को। ठीक है, लेकिन जो गोनैडोट्रोप्स है वो 2 पेप्टाइड को रिलीज करता है, एक तो LH को और दूसरा FSH को। इसलिए कहा जाता है कि कितने सेल टाइप प्रेजेंट होते हैं? 5 सेल टाइप प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसमें कितने पेप्टाइड होते हैं? 6 पेप्टाइड होते हैं। ठीक है, ये इसका जो प्रोटीन है वो कहाँ से आता है? DNA बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको रिसेंबल करके होम्योबॉक्स जीन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। ग्रोथ हार्मोन क्या है? ग्रोथ हार्मोन मेनली 191 अमाइनो एसिड सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ है। ठीक है, ये कैसे सेक्रिएट होता है? तो ये सेक्रिएट होता है सोमैटोट्रोपिन से। कैसे? तो सोमैटोट्रोप्स से। ठीक है, अब जैसा कि हमें पता है तो GH1 ग्रोथ हार्मोन 1 ये पहला है जो सबसे पहले डेवलप्ड हुआ था। कहाँ पर? तो क्रोमोसोम नंबर 17 पे। क्रोमोसोम नंबर 17 में कहाँ पे? तो Q22 से 24 में। और भी जीन डेवलप्ड हुए थे, कौन सा? CH1, CH2, GH2, GH1 तो पहले ही बता दिया, और CHP। ठीक है, तो लेकिन ये इसमें मैक्सिमम क्या होते हैं? GH1 जीन होता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। ये जो GH हार्मोन है ये रिलीज होता है, ये सेक्रेट होता है पल्सेटाइल फैशन में। ठीक है, और ये किससे रेगुलेट होता है? तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन से, तो हमें पता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि कौन इसको स्टिमुलेट करता है, कौन इनहेबिट करता है? तो मेनली जो सोमैटोस्टेटिन है, सोमैटोस्टेटिन, ठीक है, ये क्या करता है? इनहेबिट करता है। और जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। ठीक है, अगर पूछेगा कि कौन सा हार्मोन इनहेबिट करता है ग्रोथ हार्मोन को, तो सोमैटोस्टेटिन। और ये कहाँ से निकलता है? ये हाइपोथैलेमस से निकलता है। तो पूछेगा कौन सा हाइपोथैलेमस का हार्मोन ग्रोथ हार्मोन को इनहेबिट करता है? तो सोमैटोस्टेटिन। ठीक है, और कौन सा ग्रोथ हार्मोन ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करता है? तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक टर्म आया क्या? ग्रेलिन। ये क्या है? ये सेक्रिएट होता है किसके कब? जब हमें भूख लगती है। इसको हैंगर क्या कहते हैं? हैंगर हार्मोन भी कहते हैं। ये जब हमें भूख लगती है तो ये स्टिमुलेट करता है किसको? तो आर्कुएट न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस को। ठीक है, अब और कौन कौन से हैं जिसको इनहेबिट और रेगुलेट करते हैं? ठीक है, तो ये देखिए, स्लीप, एक्सरसाइज, फिजिकल स्ट्रेस, ट्रॉमा, एक्यूट इलनेस, पुबर्टी, फास्टिंग, हाइपोग्लाइसीमिया, ये सब क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करता है। अब कैसे? जैसे कि हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी हो गई है तो वो क्या कहेगा कि हमें और ग्लूकोज चाहिए, तो वो उसमें क्या होगा? तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। अब इनहेबिट कौन सा करता है? तो हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोथायराइडिज्म और ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, ये तीनों हार्मोन क्या करता है? इसके रिलीज को रोकता है। ठीक है, चलिए अब इसका देखते हैं बायोलॉजिक इफेक्ट। बायोलॉजिक इफेक्ट क्या होता है ग्रोथ हार्मोन का? तो ग्रोथ हार्मोन नाम से ही लगता है कि ये ग्रोथ करवाता है। कैसा ग्रोथ? लीनियर ग्रोथ। बोन के थिकनेस को बढ़ाता है, सॉफ्ट टिश्यू में ग्रोथ करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस का काम करता है, फैटी एसिड को रिलीज करता है। कहाँ से? एडिपोज टिश्यू से। इंसुलिन से ये रेजिस्टेंस होता है, और ये ब्लड ग्लूकोज को भी क्या करता है? रेगुलेट करता है। तो इसको रेगुलेट करता है एक और हार्मोन, कौन? तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन 1, IGF-1 कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? सोमैटोमेडिन C भी है। ये इसमें कितने अमाइनो एसिड होते हैं? 70 अमाइनो एसिड होते हैं। ये भी सिंगल चेन पेप्टाइड होता है, और ये प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 12 पे। तो IGF-1 कैसा काम करता है? तो ये होमोलॉगी होता है किसका? इंसुलिन की तरह। तो इंसुलिन का होमोलॉगी होता है, मतलब कि इंसुलिन की तरह काम करता है। ये भी मेनली ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, तो किसका ग्रोथ? तो बोन या टिश्यू के ग्रोथ में ये हेल्प करता है। ये तो आपको पता है कि हाइपोथैलेमस क्या करेगा? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा, तो पिट्यूटरी
स्टिमुलेट होगा, पिट्यूटरी स्टिमुलेट होगा तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करेगा, तो थायराइड क्या होगा, स्टिमुलेट होगा और वो T4 T3 को रिलीज करेगा। जब T4 T3 हमारे शरीर में ज़्यादा होते हैं तो वो क्या करेगा, निगेटिव फीडबैक करेगा और हाइपोथैलेमस को कहेगा कि अब उसे रोक दो। यही मैकेनिज्म है, चलते रहता है ये। ठीक है, जो IGF-1 है वो क्या करता है, वो कहाँ पर रहता है मेनली, तो वो लीवर में सिंथेसाइज होता है। ठीक है, और कहाँ पर, तो मेजोडर्मल और एक्टोडर्मल सेल में। तो ये मेनली क्या करता है, तो ये ग्रोथ प्लेट होता है चिल्ड्रेन में। कैसे ये ग्रोथ प्लेट में हेल्प करता है, तो ये पैराक्राइन और ऑटोक्राइन मैकेनिज्म से। ठीक है, तो मेनली एक और होता है IGF-2। तो IGF-2 क्या होता है, ये होमोलॉगी होता है किसका, IGF-1 का, और ये प्रेजेंट होता है साउथ आर्म ऑफ द क्रोमोजोम नंबर 11। IGF-1 लॉन्ग आर्म में प्रेजेंट होता था, IGF-2 साउथ आर्म में। तो इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। डिफरेंस देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा दोनों का फंक्शन। ठीक है, IGF-1 IGF-2। IGF-1 का मेन काम क्या है, तो ये मेजर ग्रोथ फैक्टर होता है एडल्ट में, और IGF-2 मेनली बच्चों में। ठीक है, फीटल स्टेज में। IGF-1 का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो लीवर में होता है, लेकिन IGF-2 का सोमेटिक टिश्यू मेनली कहाँ पे, तो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में और फीटल डेवलपमेंट पे, और जब एडल्ट हो जाता है तो इसका भी प्रोडक्शन लीवर से होता है। IGF-1 मेनली किस में ग्रोथ करता है, तो चाइल्डहुड में और एडल्टहुड में, लेकिन जो IGF-2 है वो फीटल स्टेज में ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है। ठीक है, IGF-1 डिपेंडेंट होता है किसके सेक्रिएशन पे, तो ग्रोथ हार्मोन के सेक्रिएशन पे, लेकिन IGF-2 लेस डिपेंडेंट होता है ग्रोथ हार्मोन के सेक्रिएशन पे, क्योंकि ये तो फीटल स्टेज में ही ज़्यादा हेल्प करता है ना। चलिए हम समझ गए IGF-1 और IGF-2 के बीच में डिफरेंस। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन का शॉर्ट फॉर्म क्या है, PRL। क्या, PRL। इसमें कितने अमाइनो एसिड होते हैं, तो 199 अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, ये क्या से सेक्रिएट होता है, तो पिट्यूटरी लैक्टोट्रोप्स। ठीक है, जैसे बताया था कि 5 सेल होते हैं, उसमें एक लैक्टोट्रोप्स है जो सेक्रिएट करता है पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन को। ठीक है, समझ में आ गया, प्रोलैक्टिन सेक्रिएट होता है पिट्यूटरी लैक्टोट्रोप से। अब इसमें एक यूनिक होता है इसके रेगुलेशन में, ये कॉन्स्टेंटली सेक्रिएट होता है, मतलब इसका सेक्रिएशन रुकता नहीं है जब तक कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है उसका जो वो रिलीज करेगा डोपामिन को। तो डोपामिन मेनली क्या करता है, प्रोलैक्टिन के सेक्रिएशन को रोकता है। अगर डोपामिन में या पिट्यूटरी स्टार्ट जिसको इन्फेंडिबुलम कहते हैं उसका डिस्ट्रप्शन हो गया तो PRL लेवल मतलब प्रोलैक्टिन लेवल क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मेनली ये जो हाइपोथैलेमस है वो कैसे रोकता है प्रोलैक्टिन को, तो डोपामिन के द्वारा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। लेकिन कभी कभार क्या होता है, डोपामिन एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट मतलब अगर उसको बीमारी हो जाए, कौन सा बीमारी हो जाए, तो पिट्यूटरी हाइपोथायरॉयडिज्म या थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन में बीमारी हो जाए या पिट्यूटरी ट्यूमर हो जाए, तो ये सब क्या कर देता है, ये सब डोपामिन को इनहिबिट कर देता है। तो क्या हो जाएगा, प्रोलैक्टिन लेवल हमारे शरीर में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमारे शरीर में प्रोलैक्टिन लेवल को कम कौन करता है, तो याद रखिएगा डोपामिन या डोपामिन एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट नहीं, एगोनिस्ट। ठीक है, अब इसके फंक्शन में आते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है ये क्या करता है, तो लैक्टेशन को इनिशिएट करता है और मेंटेन करता है। प्रेगनेंसी के बाद जो बच्चे दूध पीते हैं ना, उसी को ये क्या करता है, स्टार्ट करता है और मेंटेन करता है। ठीक है, प्रोलैक्टिन क्या करता है, ब्रेस्ट को प्रिपेयर करता है लैक्टेशन के लिए, ताकि पोस्टपार्टम के बाद मिल्क का प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, लेकिन प्रेगनेंसी के समय भी प्रोलैक्टिन क्या होता है, ऑलरेडी क्या हो जाता है, हाई रहता है। वो ऑलरेडी क्या करता है, स्टिमुलेट करता है मिल्क सेक्रेटरी एपरेटस को, मतलब मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को क्या कहता है, तुम प्रोड्यूस करो। लेकिन उस समय लैक्टेशन नहीं होता है प्रेगनेंसी के समय। क्यों, क्योंकि उस समय ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहता है। तो ऐसा कह सकते हैं प्रेगनेंसी के समय भी प्रोलैक्टिन क्या होता है, एक्टिवेट होता है, लेकिन वो मिल्क का प्रोडक्शन नहीं करता है। क्यों, क्योंकि उस समय ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई होता है। जैसे ही डिलीवरी होती है वैसे ही ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और फिर क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन या लैक्टेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही यूनिक चीज़ है जो मेरे को पहले नहीं पता था कि प्रेगनेंसी के समय भी प्रोलैक्टिन क्या हो जाता है,
हाई हो जाता है। लेकिन क्यों, चूँकि क्या है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन लेवल हाई है, इसलिए वो मिल्क बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, जब डिलीवरी होती है उस समय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, लैक्टेशन होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, इसमें 2 ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, अल्फा और बीटा, दोनों लिंक्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। जो अल्फा होता है ना, उसमें 89 अमीनो एसिड होते हैं, और 89 अमीनो एसिड और भी ग्लाइकोप्रोटीन में होते हैं, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लिथिलाइजिंग हार्मोन और एचसीजी में। ठीक है, बीटा सब यूनिट में 112 अमीनो एसिड होते हैं, जो स्पेसिफिक होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसके द्वारा रिलीज होता है, तो पिट्यूटरी के द्वारा। जो कैसे रिलीज होता है, जब हाइपोथैलेमस क्या करता है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी को भेजता है, पिट्यूटरी फिर स्टिमुलेट होता है और फिर वो रिलीज करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और उसके बाद वो जाता है थायराइड ग्लैंड के पास, और थायराइड ग्लैंड क्या करता है, रिलीज करता है थायरोक्सिन T4 और ट्राईआइसोथायरोनिन T3। ठीक है, उसके बाद जब ज़्यादा हो जाता है ये दोनों, तो वो निगेटिव फीडबैक करता है किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास। वो बोलता है कि ऑलरेडी T3 T4 ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो फिर उसको रिलीज को रोक देता है इनहिबिटिंग हार्मोन के द्वारा। ठीक है, या तो इनहिबिटिंग हार्मोन या डोपामीन, सोमैटोस्टैटिन या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के द्वारा। क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। अगर कोई पूछेगा कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिट कैसे होता है, तो 3 के द्वारा, क्या, डोपामीन, सोमैटोस्टैटिन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, अब एक टर्म आया है क्या, कि अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की डिफिशियंसी होना, इसका क्या मतलब है, या तो जो ग्लैंड है वो इनएक्टिव हो गया है या एट्रोपी हो गया है, किसमें, थायराइड ग्लैंड में। और अगर ये ज़्यादा हो गया, इसका क्या मतलब है कि थायराइड ग्लैंड में हाइपरट्रोफी हो गया, या तो कैंसर, ये सब का बात हो रहा है, या हाइपरप्लेसिया हो गया है। ठीक है, अब आते हैं एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसमें जैसा कि पता है 39 अमीनो एसिड होते हैं, और ये ड्राइव होता है किसके द्वारा, द प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज ऑफ प्रोओपियोमेलेनोकॉर्टिन के द्वारा। ठीक है, जिसमें कितने होते हैं, 240 अमीनो एसिड होते हैं। अब क्या है, तो सबसे पहले ये जानते हैं, जैसे कि हमारा हाइपोथैलेमस है। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है, CRH। ठीक है, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करेगा, ACTH। ठीक है, ACTH क्या करेगा, तो ये चले जाएगा एड्रीनल ग्लैंड पे, और उसके बाद उसको स्टिमुलेट करेगा और कॉर्टिसोल का फॉर्मेशन करेगा। ये मेनली फंक्शन चलता है। तो वही कह रहा है कि क्या करेगा, ACTH किसके द्वारा स्टिमुलेट होता है या रेगुलेट होता है, तो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के द्वारा। इसमें कितने अमीनो एसिड होते हैं, तो 41 अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, और इसका मेनली 2 वर्क होता है, किसका, ACTH का ड्यूरल पैटर्न होता है। पहले क्या होता है कि ये क्या होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स को अफेक्ट करता है, जिसके कारण क्या होता है, कॉर्टिसोल सिंथेसिस होता है और सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो ये कॉर्टिसोल का लेवल हाईएस्ट कब होता है, लोएस्ट कब होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मॉर्निंग में जब हम जागते हैं तो उस समय क्या होता है, हाईएस्ट होता है। लो कब होता है, लेट आफ्टरनून में और इवनिंग में। और सोने के 1 से 2 घंटे के बाद फिर क्या हो जाता है, इसका लेवल हाई हो जाता है। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, जब हम जागते हैं उसके बाद और जब हम सोते हैं उसके बाद इसका लेवल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। लेकिन दोपहर में या इवनिंग में इसका लेवल लो रहता है। ठीक है, तो ACTH का क्या है, एक प्रिंसिपल पिगमेंटरी हार्मोन है। मतलब ये भी क्या है, जैसे THS था, उसे ये भी हाइपोथैलेमस के द्वारा रेगुलेट होता है। ये तो पहले ही बता दिए थे। जैसे कि थायराइड है, वो क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता था। कैसे, तो फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और G प्रोटीन को क्या करके, फॉर्मेशन करके, उसे ही ACTH भी क्या करता है, इसका फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसको स्टिमुलेट कौन करता है, इसको इनहिबिट कौन करता है, तो इसको जो स्टिमुलेट करता है वो है आर्जिनिन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर्जिनिन, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटॉक्सिन, एंजियोटेंसिन 2 और कोलिसिस्टोकाइनिन। ये क्या करता है, CRH और ACTH को स्टिमुलेट करता है, इसके रिलीज को बढ़ाता है। और इसके रिलीज को इनहिबिट कौन करता है, कौन रोकता है, और इसको इनहिबिट कौन करता है, तो वो करता है आर्टेरियल नाइट्रिक यूरेटिक पेप्टाइड ओपियोइड, जो इसको इनहिबिट करता है। ठीक है,
और कौन इनहिबिट करेगा, जैसे कि इसका लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, हाइपोथैलेमस को कहेगा रोक देने। ठीक है, तो स्टिमुलेट कौन कौन करता है, तो स्टिमुलेट और भी फिजियोलॉजिकल कंडीशन करता है, पहले तो बता दिया वो। और एक और क्या क्या, जो स्ट्रेस, फास्टिंग और हाइपोग्लाइसीमिया स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो स्टिमुलेट करने वाले कौन कौन हो गए, आर्जिनिन, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटॉक्सिन, एंजियोटेंसिन 2, कोलिसाइटोकाइनिन। और फिजियोलॉजिकल कंडीशन कौन सा हो गया, तो स्ट्रेस, फास्टिंग और हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आते हैं ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसा कि हमें पता है, हमने पहले पढ़ा था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन में कि जैसे कि उसका 2 सब यूनिट होता था, अल्फा और बीटा। तो अल्फा का किससे मिलता था, अमीनो एसिड, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन और एचसीजी से मिलता था। ठीक है, तो वही यहाँ पर कह रहा है कि ये जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, जो मेनली 2 ग्लाइकोप्रोटीन है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका सेम अमीनो एसिड है जैसा कि अल्फा सब यूनिट था THSS का। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जो इसका रिसेप्टर है, ये जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ये दोनों पे ये अफेक्ट करता है, ओवरी पे भी और टेस्टिस पे भी। मतलब ये फीमेल में भी प्रेजेंट होता है और मेल में भी प्रेजेंट होता है। तो ये कैसे फीमेल में अफेक्ट करता है और कैसे मेल में अफेक्ट करता है, ये देखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये क्या फीमेल पे कैसे, तो ओवेरियन ग्रेनुलोसा सेल पे क्या करता है, ये एक्ट करता है। और मेल में क्या पे एक्ट करता है, तो टेस्टिकुलर सल्टोरी सेल में। ठीक है, तो जब ओवेरियन ग्रेनुलोसा सेल पर अफेक्ट करेगा तो ये क्या में हेल्प करेगा, फॉलिकल डेवलपमेंट ऑफ ओवरी में। ठीक है, और जब टेस्टिकुलर सल्टोरी सेल पे जब ये अफेक्ट करेगा तो क्या करेगा, गैमेटोजेनेसिस ऑफ द टेस्टिस में हेल्प करेगा। मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का 2 काम है, ओवरी में क्या करना, तो ओवरी में करेगा डेवलपमेंट ऑफ द ओवरी में हेल्प करेगा, फॉलिकुलर डेवलपमेंट। और अगर टेस्टिस में क्या करेगा, मेल में, तो ये गैमेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है, ये कैसे होता है सेक्रिएट, तो ये थेका सेल से होता है। तो ये भी मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है। तो मेल में ये क्या करता है, तो ये मेल में मेनली फंक्शन करता है टेस्टिस पे। ठीक है, और फीमेल में क्या करता है, तो ल्यूटिलाइजेशन करता है ओवरी का। इतना तो समझ में आ गया। ये भी क्या करता है, एक्टिवेट करता है एडिनाइलेज साइक्लेज को, कैसे, तो जी प्रोटीन की मदद से। तो ये जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन है, इसमें कितने पेप्टाइड होते हैं, डेक्का पेप्टाइड होते हैं। ये आइसोलेटेड होता है, सिंथेसाइज होता है क्लिनिकल स्टडी के लिए। ठीक है, तो अब ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन को इनहिबिट कौन सा करता है, तो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन को इनहिबिट करता है एंड्रोजन एंड ईस्ट्रोजन। याद रखिएगा, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन को कौन इनहिबिट करता है, एंड्रोजन और ईस्ट्रोजन। ठीक है, और और क्या कर रहा है, सेक्रिएशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसके द्वारा सप्रेस होता है, तो ये भी सप्रेस होता है गोनेडल प्रोडक्शन ऑफ इनहेबिन। ठीक है, इतना याद रखिएगा, ये किसके द्वारा, इनहेबिन के द्वारा। और जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है वो एंड्रोजन और ईस्ट्रोजन के द्वारा इनहिबिट होता है। ठीक है, इनहेबिन में भी 2 बॉन्ड होता है, अल्फा बीटा दोनों क्या से अटैच होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ठीक है, अब ये जो बीटा बीटा डाइमर है, जिसको एक्टिविन कहते हैं, ये स्टिमुलेट करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेक्रिएशन को। मतलब कि 2 हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन में एक होता है क्या, इनहेबिन, और दूसरा होता है एक्टिविन। इनहेबिन क्या करता है, इनहिबिट करता है, और एक्टिविन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा आपको अच्छा से। अब आते हैं, ये मेनली 2 चीज़ों से बना होता है, एक तो न्यूरॉन्स ऑफ सुप्रा ऑप्टिक और दूसरा पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये कैसे वर्क करता है, तो ये वर्क करता है न्यूरो सेक्रिएशन से। इतना तक समझ में आ गया। अब ये मेनली 2 हार्मोन रिलीज करता है, एक तो आर्जिनिन वैसोप्रेसिन और दूसरा ऑक्सीटॉक्सिन, ये दोनों हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन क्या से बना होता है, तो ऑक्टापेप्टाइड से बना होता है, और दोनों में सिर्फ 2 अमीनो एसिड का डिफरेंस होता है। यहाँ तक तो हम समझ गए। चलिए अब समझते हैं एंटीडियूरेटिक हार्मोन। इसका मेनली काम क्या रहता है, तो ये किडनी पे क्या करता है, ये किडनी को अफेक्ट करता है और रेगुलेट करता है वाटर लेवल को। ठीक है, तो ADH का मेन काम क्या है, ये रेगुलेट करता है वाटर को, कैसे, कंजर्व करके, कैसे, तो ये
अफेक्ट करता है किडनी पे, ठीक है। तो किडनी में यह क्या करता है, तो परमेबिलिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जो ADH है ना वो ट्रांसलोकेट करता है किसको, तो वाटर चैनल को इंटरेक्शन करके वैसोप्रेसिन 2 रिसेप्टर को। अब देखिए पहले एक चीज़ बता देते हैं, जैसे कि हमें पता है वैसोप्रेसिन, ठीक है। तो वैसोप्रेसिन 3 तरह का होता है, माने इसमें 3 रिसेप्टर होता है, किसमें, वैसोप्रेसिन में। V1 V2 V3, V1 V2 V3 ये तीनों रिसेप्टर होता है वैसोप्रेसिन में। जो V1 होता है ना उसका मेन काम क्या है, तो वो स्टिमुलेट करता है किसको, स्मूथ मसल के, और स्मूथ मसल में ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसके कारण क्या होता है, वैसोप्रेशर रिस्पॉन्स होता है AVP में, ठीक है। V2 का क्या काम है, तो ये किडनी को स्टिमुलेट करता है वाटर रिटेंशन के लिए। और V3 का क्या काम है, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या करता है, एक्ट करता है, किस लिए, तो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीज के लिए। तो याद रखिए V1 V2 V3, V1 क्या कहाँ पे वर्क करता है, तो स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन में, V2 वाटर रिटेंशन में, और V3 कॉर्टिकोट्रोपिक सेक्रिएशन में, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये यहाँ पे यही कह रहा है, ठीक है। तो V1 क्या करेगा, स्मूथ मसल को ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, जिसके कारण क्या होगा, कैल्शियम अंदर की ओर मूव करेगा, ठीक है। V3 का क्या काम है, तो वो बता दिया था, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो अब आगे क्या में, तो अब समझिए क्या, ये ऑक्सीटॉक्सिन जैसे कि पता है इसका क्या काम है, तो ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, कब, एट द टाइम ऑफ लेबर। और क्या का काम करता है, तो डिलीवरी में ये हेल्प करता है, ठीक है। इसका मेनली 2 काम है, और एक और काम है, जब ये क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, सकलिंग के टाइम में जब बच्चा सक करता है ना उसमें भी ये मिल्क लेट डाउन, पूछेगा कौन सा ऐसा हार्मोन है जो मिल्क लेट डाउन में हेल्प करता है, मिल्क लेट डाउन, तो वो होता है ऑक्सीटॉक्सिन, ये याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन ऑक्सीटॉक्सिन क्या है, तो ये एक रोल, स्पेशल रोल करता है किसमें, तो सोशल रिकॉग्नाइजेशन में, पेयर बॉन्डिंग में, एंजाइटी में, ट्रस्ट, लव, मेंटल बिहेवियर में, ठीक है। तो इसका एक और रोल है क्या, तो ये अपीयर होता है कब, सिग्निफिकेंट रोल इसका होता है एपेटाइट रेगुलेशन में, कब, तो एपेटाइट रेगुलेशन में और ओबेसिटी में, ठीक है। कैसे, तो ये इंड्यूस करता है एनोरेक्सिया को, समझ में आ गया। इसी के साथ क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड समाप्त होते हैं। अगले वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।